अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के शतवार्षिकी के लिए सिर्फ 1 महीने बचे हैं। समय तेजी से बीतता जा रहा है। कुछ ही महीने में रिजवान भी आ जाएगा और हम 9 वर्षीय योजना में प्रवेश कर जाएंगे। तब तक पूरे विश्व में लगभग 5000 क्लस्टर दूसरे मील के पत्थर को पार कर चुका होगा और इनमें से कुछ हजार तीसरे मील के पत्थर को भी पार कर चुके होंगे। 9 वर्षीय योजना के दौरान हम प्रभुधर्म के समाज निर्माणकारी शक्तियों को साकार करने की बहाई समुदाय की क्षमता को और अधिक मजबूत करेंगे। विश्व न्याय मंदिर ने कहा था कि जैसे जैसे हम अपने क्लस्टरों में काम करना जारी रखेंगे, हम अपने आसपास के समाज के जीवन में और अधिक शामिल होते जाएंगे। एक प्रक्रिया जिसमें हमें अवश्य ही शामिल होना होगा वह है कृषि अथवा खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया। अब्दुल बहा ने कहा है कि एक समुदाय का मूल आधार कृषि है। उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि समुदाय के सभी सदस्यों को मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होनी चाहिए और वे कहते हैं कि इस समस्या को हल करने के लिए हमें किसान से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि किसान वर्ग की सेवाएं अन्य वर्गों की सेवाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। अब्दुल बहा ने न केवल शब्दों में कहा कि हमें किसानों से शुरुआत करनी चाहिए, बल्कि हमें यह दिखाया भी कि कृषि को कैसे मजबूत किया जा सकता है। लगभग उसी समय जब अब्दुल बहा बाब की समाधि के निर्माण कार्य के लिए और ईरान में बाब के घर की मरम्मत के लिए और अजगाबाद में पहली बहाई उपासना गृह के निर्माण के लिए निर्देशन देने में व्यस्त थे, तभी वे अदासिये नामक गांव में बहाई किसानों के एक समूह को भी निर्देश दे रहे थे। और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को अब्दुल बहा की इस उपलब्धि के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में मैं खुद भी अनभिज्ञ था। यह कहानी शुरू होती है जब सन 1901 में अब्दुल बहा खेती के लिए कुछ जमीन खरीदना चाहते थे। अक्का के पास एक गांव में 3 लोगों ने एक संभावित खरीदार के बारे में सुना जो हाइफा में रहते थे। तीनों ने हाइफा जाने और संभावित खरीदार से मिलने का फैसला किया। यह संभावित खरीदार अब्दुल बहा थे। वे 3 लोग हाइफा आए और 3 दिनों तक उन्होंने अब्दुल बहा के आतिथ्य का आनंद लिया। चौथे दिन उन्होंने अब्दुल बहा से कहा कि वे अदासिये में जमीन बेचना चाहते थे। अब्दुल बहा उस जमीन को खरीदने के लिए सहमत हो गए। अब्दुल बहा द्वारा खरीदी गई जमीन का क्षेत्रफल लगभग 2272 एकड़ के बराबर था। लेन देन पूरा होने के तुरंत बाद अब्दुल बहा ने लगभग 95 एकड़ जमीन अदासिये के मूल मालिक को मुफ्त में वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने भाई मिर्जा मोहम्मद अली को लगभग 284 एकड़ दे दिया और अक्का के धार्मिक नेता को 95 एकड़ भेंट कर दिया। इस प्रकार अब्दुल बहा के पास लगभग 1800 एकड़ जमीन बचे। अदासिये में खरीदी गई जमीन का काफी बड़ा हिस्सा बहुत सारे पेड़ और कटीली झाड़ियों से ढका हुआ था। सबसे पहले 2 बहाई किसानों ने उन झाड़ियों को साफ किया और जमीन के एक हिस्से पर खेती शुरू की। अब्दुल बहा ने सलाह दी कि उस जमीन पर गेहूं और जौ की सबसे पहली फसल की जाए। इन 2 बहाई किसानों ने अदासिये के जमीन के कुछ हिस्से पर 3 साल तक खेती की, लेकिन वे अपना काम जारी नहीं रख पाए, क्योंकि पड़ोसी अरब गांव के निवासी अक्सर फसल को चुरा लेते थे। इसके बाद अब्दुल बहा ने एक धनी ईसाई व्यापारी को 5 साल की अवधि के लिए जमीन पट्टे पर दिया। पट्टे की शर्त यह थी कि अब्दुल बहा को 1 साल के किराए के पैसे देने के बजाय वह व्यापारी एक घर, अस्तबल और जानवरों के लिए शेड का निर्माण करेगा। पट्टे में यह भी निर्धारित किया गया था कि उसे जंगली झाड़ियों को साफ करना था और फसलों की उत्पादन और घरों के निर्माण के लिए जमीन को तैयार करना था। दुर्भाग्य से व्यापारी 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। उसने खेती की, कुछ फसलें और कपास लगाई, लेकिन उसे अच्छी फसल नहीं प्राप्त हुई। साथ ही अधिकांश फसल चोरी हो गई। वह केवल एक घर बनाने में कामयाब रहा और उसने केवल एक छोटे से क्षेत्र को ही साफ किया। वह अब्दुल बहा के पास गया और अपने पट्टे के शर्तों को पूरा न कर पाने के लिए माफी मांगी और कहा
कि वह अब अदासिये में खेती के अपने काम को जारी नहीं रख सकता। यह घटना सन 1906 की थी। 1907 में अब्दुल बहा ने तेहरान की आध्यात्मिक सभा को लिखा और उनसे कई बहाई किसानों को अदासिये में बसने के लिए भेजने को कहा। तेहरान की आध्यात्मिक सभा ने अब्दुल बहा को लिखा कि यज़्द के बाहरी इलाके के गांव में रहने वाले बहाई इन कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त थे। अब्दुल बहा ने फिर ईरान के इन किसानों में से कई को अदासिये में खेती करने के लिए लाने की व्यवस्था की। अगले कुछ वर्षों में बहाई किसान छोटे छोटे गुटों में आने लगे। इन नए किसानों को शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वे न तो क्षेत्र के लोगों की भाषा जानते थे और न ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और पड़ोसी ग्रामीणों के साथ काम करना जानते थे। लेकिन अब्दुल बहा ने उन्हें दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया और आने वाले बेहतर दिनों का आश्वासन दिया। अब्दुल बहा ने उन्हें बताया कि जिस जमीन पर वे खेती कर रहे हैं वे बहावला और बाब की समाधियों के लिए समर्पित था। अब्दुल बहा के ये शब्द उन किसानों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के स्रोत थे और इसने उन्हें और अधिक फसल पैदा करने और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अब्दुल बहा के लिए जब भी संभव होता था वे उस गांव का दौरा करते और बहाई परिवारों के साथ रहते। अदासिये में अब्दुल बहा घोड़े पर सवार होकर गांव की गलियों में घूमते थे। बहाई किसानों ने, उनके परिवारों ने और समुदाय ने उनके उपस्थिति में कई 19 दिवसीय सहभोज और बैठकें किए। कभी कभी यह बहाई किसान भी अब्दुल बहा से मिलने अक्का आया करते थे। इन मुलाकातों के दौरान अब्दुल बहा किसानों को खेती संबंधी कई सुझाव देते और उन्हें समुदाय के सामाजिक विकास पर भी सलाह देते। खेती के संबंधी अब्दुल बहा के कई कार्य, सुझाव एवं निर्देश उस समय के लिए बहुत ही अनोखे थे। बहाई किसानों की फसल और पशु उत्पादन की प्रणाली एक विशेष प्रकार की बटाई पर आधारित थी जो बहुत ही नई और निष्पक्ष थी। जमीन के मालिक अब्दुल बहा थे और किसान केवल फसल पैदा करने के लिए जमीन का उपयोग करते थे। उत्पादन के सभी चरणों के साथ साथ बीज, पानी, खाद और श्रम किसानों द्वारा प्रदान किया जाता था। अब्दुल बहा ने व्यवस्था की थी कि फसल या आय का 80% हिस्सा किसानों के पास जाए और 20% ही उन्हें मिले। फसल का 20% आमतौर पर नगद में भुगतान किया जाता था। यदि किसी वर्ष में गेहूं की कमी होती थी तब किसान अब्दुल बहा को फसल के 20% हिस्से के रूप में कुछ गेहूं देते थे। न्याय का यह मानदंड उस समय के लिए तो अनोखा था ही, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भी यह हम नहीं देखते। आज मालिक और बटाईदार यदि फसल का आय को आधा आधा बांटे तो हम उसे अच्छा मानते हैं। इन खेतों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर आमतौर पर या तो पड़ोसी गांव से आते थे या वे प्रवासी जनजाति थे। इन मजदूर को उनके काम के लिए मजदूरी तो मिलती ही थी, लेकिन अब्दुल बहा ने बहाई किसानों को सुझाव दिया कि जब वे अपनी फसल काट ले और अपने पशु उत्पादनों को इकट्ठा कर ले तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दिहाड़ी मजदूरों को भी कृषि उपज या आय का एक हिस्सा मिले। अदासिये में बहाई किसानों के काम के शुरुआती वर्षों में मौसम बहुत गर्म था और मलेरिया व्याप्त था। कुछ बहाई इस रोग से ग्रसित हुए और यहां तक कि इसके शिकार भी हुए। अब्दुल बहा ने उन्हें एक प्रकार का पेड़ लगाने का निर्देश दिया जिस पेड़ के छाल में कुनैन औषधि का उत्पादन होता है। इसकी पत्तियों और शाखाओं में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वह मच्छरों को दूर भगा देता है। ये पौधे बड़ी मात्रा में पानी भी सोख लेते हैं जिससे कि मच्छर पनपने वाली पानी भी कम हो जाता है। एक बार जब बहाई किसानों ने अब्दुल बहा की सलाह मान ली और अदासिये में कुनैन के पेड़ लगा दिए तब स्थिति बदल गई। प्रत्येक बहाई किसान ने 10 से 30 कुनैन पौधे लगाए। धीरे धीरे मलेरिया की घटनाओं में कमी आई और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। अब्दुल बहा ने बहाई किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे पूरी तरह से कृषि और सब्जी फसलों पर आधारित कृषि उत्पादन की अपनी प्रणाली को फल वृक्ष उत्पादन में बदल दें। उन्होंने विशेष रूप से
अंगूर, संतरे, कीनू, नींबू, केले और कई अन्य फल उगाने का निर्देश दिया। क्षेत्र में काफी कम सर्दी होने के बावजूद अब्दुल बहा ने किसानों को सेब, नाशपाती, खट्टी चेरी और अनार उगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को अधिक बड़े पीले नींबू और तिल उगाने का भी सुझाव दिया। इन फसलों की कीमत अन्य कृषि उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक थी। अब्दुल बहा ने भारत से केले की कई टहनियां भी मंगवाए। उन्होंने अदासिये में किसानों को वह टहनियां दिए और उनकी अच्छी देखभाल करने को कहा। अब्दुल बहा ने बहाई किसानों को केले की फसल के रोपण और देखभाल में मार्गदर्शन किया। अब्दुल बहा ने किसानों को अन्य देशों में आमतौर पर केले उगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पंक्ति प्रणाली के बजाय बेसिन प्रणाली का उपयोग करने का निर्देश दिया। इस प्रणाली में कई पेड़ों के आसपास की मिट्टी को एक साथ काटकर एक छोटे आयताकार या चौकोर बेसिन बनाया जाता है। बेसिन का मुख्य लाभ यह था कि यह लंबे समय तक सिंचाई के पानी को बनाए रखता था और मिट्टी के अंदर धीरे धीरे पानी जाता था, जिसके कारण सिंचाई बार बार नहीं करनी पड़ती थी। ऐसा माना जाता है कि बहाई किसान उस क्षेत्र में केले उगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। उस क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों को यह भी नहीं पता था कि केले खाया कैसे जाता था। उनका मानना था कि इसे निगलना कठिन था, लेकिन बाद में उन्हें यह दिखाया गया कि बाहरी छिलके को हटाया जाना चाहिए और केवल अंदर के नरम भाग को खाया जाना चाहिए। कुछ ही वर्षों के भीतर हर कोई केले की खेती कर रहा था और इस आकर्षक व्यवसाय और उच्च मांग से काफी मुनाफा हुआ। किसानों के परिवार के मुख्य आहार को पूरा करने के लिए अब्दुल बहा ने किसानों को जमीन के कुछ हिस्से में गेहूं, जौ, छोले, दाल और फलियों के साथ साथ खीरे, बैगन, टमाटर जैसे सब्जियां लगाने का भी सुझाव दिया। लगभग सभी किसानों ने अधिक उपज पैदा करने के लिए फसल चक्र की प्रथा को अपनाया था। इसके तहत एक चक्र में जमीन के एक ही टुकड़े पर क्रम से कई फसलें उगाए जाते हैं। किसान मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता को सुधारने, खरपतवार को कम करने और कीट और रोग से बचने के लिए फसल चक्र का उपयोग करते हैं। अब्दुल बहा ने बहाइयों को हमेशा शिल्प और छोटे ग्रामीण उद्योगों में संलग्न होने की भी सलाह दी। अधिकांश बहाई किसान कारीगर भी थे। कई किसान बढ़ई के रूप में भी काम करते थे। किसान अक्सर खेती के लिए साधारण उपकरण खुद बनाते थे और उनका उपयोग निराई, खुदाई, कटाई और खेतों की सिंचाई के लिए करते थे। हालांकि अब्दुल बहा किसानों को कई सुझाव देते थे, लेकिन वे हमेशा उन्हें प्रोत्साहन भी करते थे कि किसान नियमित रूप से प्रार्थना बैठक आयोजित करें, जिसके बाद वे पवित्र उद्देश्य के साथ अपने मामलों के बारे में आपस में परामर्श करें और खुद निर्णय लें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नाकाबंदी ने हाइफा में कई नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया था और अब्दुल बहा उन्हें भुखमरी से बचा पाए थे। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध चरम पर था। औसत से कम वर्षा हुई और परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम थी। अब्दुल बहा ने अदासिये के बहाइयों से कहा कि उन्हें हाइफा और अक्का दोनों के लिए गेहूं की जरूरत है। बहाई किसानों ने अपने भंडारण में जो कुछ भी था उपलब्ध करा दिया। उन्होंने कई पड़ोसी गांव की भी यात्रा की और गेहूं खरीदे। अब्दुल बहा ने सारा गेहूं खरीद लिया। लगभग 200 ऊंट का एक कारवां जुटाया गया और गेहूं को हाइफा और अक्का तक पहुंचाया गया। वितरित किए गए गेहूं से सैकड़ों गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लाभान्वित हुए। कोरोना महामारी ने हमें आने वाली चुनौतियों का एक झलक दिखाया है और शायद आने वाले संकटों के दौरान अब्दुल बहा के इस उदाहरण से हम काफी कुछ सीख पाएंगे।